मे आई कम इन? आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आइए बैठिए। थैंक यू। रविकांत, आपको पता ही होगा हम लोग कोविड-19 की क्राइसिस से इन दिनों जूझ रहे हैं। यस। तो सतर्क रहने के लिहाज से हम सभी ने यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है और एक उचित दूरी आपके और बोर्ड मेंबर्स के बीच में जो लगभग 12 फीट की है वो हम मेंटेन कर रहे हैं। और आप बातचीत के दौरान अपने मास्क को उतार भी सकते हैं अगर आपको मास्क के साथ बातचीत करने में असुविधा होती है तो। ठीक है, तो बातचीत शुरू करें। यस सर। तो आप अपने विशेष उपलब्धियों के बारे में कुछ बताते हुए अपना एक संक्षिप्त परिचय रखें। सर मेरा नाम रविकांत कुमार है। मैं मूलतः नालंदा से बिलोंग करता हूँ। मेरा वैकल्पिक विषय भूगोल है और मैंने 2015 में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आपने इंजीनियरिंग जब किया तो कुछ सोचा समझा होगा। आप इंजीनियरिंग में अपना भविष्य तलाश रहे होंगे। आप देश निर्माण में इंजीनियर के रूप में कुछ योगदान देना चाह रहे होंगे। ये अचानक करने के बाद आप एक ऐसी सेवा में जा रहे हैं जहाँ पे आपके इंजीनियरिंग के नॉलेज का कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। सर ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग का इस्तेमाल प्रशासन में हो सकता है। जैसे ई गवर्नेंस को अगर आगे ले जाना है तो उस संदर्भ में किया जा सकता है। वर्तमान में डिजिटल रेवोल्यूशन का मेरा दौर है। प्रश्न आप नहीं समझे। आप ठीक है, इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स का, कुछ विचारों का प्रयोग किया जा सकता है, तो हिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद भी तो इन प्रयोगों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये एक वेस्टेज है एक्चुअली। आप इंजीनियर होकर एक टेक्निकल, एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप एक जर्नलिस्ट सर्विस में जा रहे हैं जहां आपको सुपरवाइजरी कंट्रोल रखना है बहुत सारी चीज़ों पे। मुझे लगता है कि डायरेक्ट आप उसका लाभ नहीं मिल पाएगा देश को। मिलेगा सर। मैंने जो 4 साल इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था, तो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल तो प्रशासन में हो ही सकता है। और डिजास्टर जब आती है तो वहाँ पर लोगों को कम्युनिकेट करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर ठीक है, मैं समझ गया। डिजास्टर से मुझे याद आया, ये बताइए कि बिहार में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो कौन से एक्ट के अंतर्गत लॉकडाउन की घोषणा की गई थी? सर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। आप श्योर हैं? जैसा कि मैंने पढ़ा है, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत या फिर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अंतर्गत? यस। चलिए, आपने ज्योग्राफी से पढ़ाई की है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का है उसके हिसाब से डिजास्टर की परिभाषा क्या है? सर आपदा की परिभाषा तो बहुत व्यापक है। अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो उस स्थिति में अगर जान माल की ज़्यादा क्षति हो। रविकांत, आप फिर मेरा आशय नहीं समझ पाए। मुझे पता है कि उसकी परिभाषा व्यापक है, लेकिन उस व्यापकता को शब्दों में सीमित तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का उसमें किया गया होगा। मैं उस एक्ट के अंतर्गत उसकी परिभाषा आपसे जानना चाहता था। सर आपदा जिसमें जान माल की ज़्यादा क्षति हो एक बृहद स्तर पे, जिससे ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित हो, उस पर विपरीत प्रभाव पड़े, हाँ, तो इस संदर्भ में आपदा को। ठीक है। अच्छा, आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों में भी दिलचस्पी रखते हैं? यस। तो अभी आर्मेनिया अजरबैजान में क्या कुछ चल रहा है? सर आर्मेनिया अजरबैजान को एक क्षेत्र है नागोर्नो कराबाख, इसको लेकर विवाद है। तो आर्मेनिया अपने तरफ से बता रहा है ये मेरा क्षेत्र है और अजरबैजान का कहना है मेरा। किस कारण से ये दोनों क्लेम कंटेस्टिंग क्लेम्स हैं? जैसे दोनों का जब विभाजन हुआ था तो वो क्षेत्र विवादित क्षेत्र आ गया था। वही मैं जानना चाहता हूँ, किस कारण से विवाद है? उस पर कुछ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ नस्लीय भेद का कुछ है। आप किस कर रहे हैं? एग्जैक्ट नहीं पता। एग्जैक्ट नहीं। चलिए, जो भी कुछ उस बैकग्राउंड के बारे में आप जानते हैं, आप मुझे बताइए कि भारत में क्या दो राज्यों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है और मोर और लेस वही कारण है? क्या आप उन दो राज्यों का नाम बता सकते हैं? सर दो राज्यों की अगर बात करें तो नदी जल को बंटवारा को लेकर है विवाद। वहाँ पे तो नदी जल के बंटवारा संबंधित विवाद नहीं है। आर्मेनिया अजरबैजान में मैं कह रहा हूँ कि मोर और लेस उसी तरह की स्थिति है। जी।
शायद सर, सॉरी सर, मुझे आपको नहीं पता है, ठीक है। आईसीसी और मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों में क्या अंतर है? सर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जैसे जनसंहार है, तो उस अगर इस तरह की अगर घटना किया जाता है, सामूहिक हत्या का प्रयास किया जाता है, तो उसमें व्यक्तिगत रूप से भी कार्रवाई चल सकती है। इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी देश के, दो देशों के मध्य विवाद है, अब जैसे कुलभूषण जाधव का था इशूज, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, जब किसी के राज्य के अंदर जाकर कुछ मतलब कार्रवाई करे। अच्छा, दोनों में से किसके रूलिंग की बाध्यता है? बाध्यता मान लिया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई रूलिंग दिया, तो जो भी कंट्रीज उसके पार्टी है, क्या उनको मानना ये बाध्यता है? नहीं सर, बाध्यता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नहीं, आपके समझने से नहीं, फैक्चुअली आप बताइए कि ये सही है या गलत है। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। सर पूछिए सर। रविकांत, आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो मुझे ये बताइए कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है? सर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नीतल प्रसरण और पूरा चुंबकत्व, इन तीनों का संयोजन है, और किसी इंडिपेंडेंट आधार पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को नहीं विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? ये वेगनर साहब द्वारा दिया गया है। कब दिया उन्होंने ये? सर सॉरी सर, इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि विभिन्न कॉन्टिनेंट थे जो भविष्य में मिले हुए थे। भविष्य में या भूतकाल में मिले हुए थे? हाँ, प्राचीन काल में। क्या नाम था उसका? जो एक पैंजिया। अच्छा, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर समयानुसार उसमें विभाजन स्टार्ट हो गया। तो इसका कुछ एविडेंस भी मिलता है? ये सर मिलता भारत है। के संदर्भ में बताइए क्या एविडेंस मिलता है? जैसे जो संरचनात्मक है, संरचनात्मक स्तरीय प्रमाण मिलता है। दो तटों के अगर हम चट्टानी संरचना को देखें तो वो समानता पाई जाती है। उसके बाद कुछ जीव हैं जैसे ग्लेप्टोसेरिसिस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ब्लू चिप कंपनीज करके एक टर्म होता है, ब्लू चिप कंपनी सुना है आपने? किनको कहते हैं ब्लू चिप? सर एग्जैक्ट नहीं पता है आपको? मुझे ये बताइए कि भारत में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? किस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है? सर आप अनुमति दे तो गेस कर सकते हैं। हम बताइए। टाटा का हो सकता है, चलिए आप ये देख लीजिएगा। मुझे ये बताइए कि आपको तो बॉलीवुड सॉन्ग्स सुनना पसंद है। यस। मेरा सवाल ये है कि बॉलीवुड जो टर्म है, इसको लेकर कई जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो कहते हैं कि जो सही टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ना कि बॉलीवुड। आपका क्या मानना है? आपकी तो हॉबी है बॉलीवुड सॉन्ग सुनना। ये सब तो टर्मिनोलॉजी पे तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम देखें कि मतलब कोई भी नाम से बुलाइए, क्या है, गाना तो गाना रहेगा। बॉलीवुड नाम है तो कुछ ऐतिहासिक सांस्कृतिक देखकर ही मतलब आपको लगता है कि ये बेबुनियाद है कि मतलब ऐसी बातें करना कि मतलब भाई हमको बॉलीवुड मत बुलाइए, हमको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहिए, इसका कोई तुक नहीं है? रेलेवेंस है अगर एक संदर्भ में देखा जाए तो। अगर इसका कुछ प्राचीन, कुछ ऐतिहासिक कुछ जुड़ता है तो फिर। अच्छा, अभी बिहार में चुनाव हुए हाल ही में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। कई पार्टियों ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हैकिंग हो रही है, उसको गलत रूप से प्रभावित किया जा रहा है, चुनाव के नतीजे बदले जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि कितने वोट का अंतर होता है जब रिकाउंटिंग होती है? जब विक्ट्री और डिफीट में कितने वोट का अंतर होता है कि रिकाउंटिंग मैंडेटरी है उसमें? मैंडेटरी के बारे में आइडिया नहीं है। तो किस बारे में आइडिया बताइए। लेकिन जैसे अगर मांग करती है विपक्ष, हाँ, तो हर केस में चाहे आप 1 लाख वोट से हार रहे हो तो भी आप रिकाउंटिंग बोल सकते हैं। क्लोज रहेगा तो कैंडिडेट क्लोज, लेकिन कितना क्लोज? कोई बोल सकता है कि 1 लाख में क्लोज है, कोई बोल सकता है 10,000 में क्लोज है, कोई बोल सकता है कि 5,000 में क्लोज है या 1,000 में क्लोज है। एग्जैक्ट कोई पोस्टल बैलेट्स का इसमें कुछ आता है? पोस्टल बैलेट का आता है अगर कोई सैनिक बाहर हैं अपने। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मार्जिन डिसाइड करने में क्या पोस्टल बैलेट्स को भी देखा जाता है कि पोस्टल बैलेट्स कितने आए हैं और मार्जिन ऑफ विक्ट्री कितनी है? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है,
और आप ये बताइए कि जो अभी चुनाव हुआ बहुत ही क्लोज रहा, तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो लोग जिन्होंने शायद विपक्ष को वोट दिया, वर्तमान में जो विपक्ष है, उनकी भागीदारी का क्या सत्ता में? क्योंकि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में ऐसा है कि मतलब 51% अगर फेवर में है तो 49% अगेंस्ट में भी तो है, तो उन 49% का क्या होगा? सर ये तो जैसे विपक्ष भी तो भूमिका निभाती है लोकतंत्र में। अब जैसे अगर सरकार को बहुत ज़्यादा बहुमत आ जाती है तो ऑटोक्रेटिक नेचर की ओर बढ़ती है आगे। अच्छा, लेकिन अगर विपक्ष मजबूत है हाँ, तो कोई भी। आपको लगता है बिहार में विपक्ष मजबूत है या मजबूर है? नहीं, मेजोरिटी है तो मतलब स्ट्रेंथ है तो उस अनुसार भी डिसाइड होता है। ठीक है सर। रविकांत जी, आप नालंदा से आते हैं? यस। नालंदा को हम किस लिए जानते हैं या किन्हीं कारणों से जानते हैं? सर नालंदा प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का शिक्षा स्थली रहा है। ठीक है, मुझे बताएं कि नालंदा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? नालंदा में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 8 है। 8 है। आप श्योर हैं? यस सर, श्योर है। ठीक है। लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? लोकसभा एक ही है। कौन एमपी हैं आपके यहाँ से? माननीय कौशलेंद्र कुमार। कौशलेंद्र कुमार। ठीक है, मुझे बताएंगे कि नालंदा जनपद से लगने वाले जनपदों के नाम? नालंदा से जनपद से लगने वाले जनपदों के नाम, जिलों के नाम। हाँ, जिले, जनपद, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ जिला बोला जाता है। अच्छा, ठीक है। तो जिला में नॉर्थ में पटना, पूरब में शेखपुरा लखीसराय, दक्षिण में नवादा गया और पश्चिम में जहानाबाद। ठीक है। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। मुझे बताएंगे कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत और फ्रांस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। चाइना ने भी इसे सपोर्ट किया है। चाइना लगभग देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे भारत को सपोर्ट नहीं करता। क्या ऐसे कारण है कि चाइना इस मूव को सपोर्ट कर रहा है? एक कारण तो यह हो सकता है कि चाइना अभी वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का तो हब है और कुछ समस्याएं आई हैं, जैसे बीजिंग में भी धुंध का समस्या है, वायु प्रदूषण की समस्या ज़्यादा है। इन संदर्भ में चाइना बढ़ चढ़ कर भागीदारी कर रहा है। फिर अमेरिका जब ट्रंप के शासनकाल में पेरिस क्लाइमेट से बाहर हो गए थे, तो उसको जैसे वैश्विक स्तर पे चाइना का थोड़ा वर्चस्व बढ़े, लोग उसके तरफ आकर्षित हों, वो इस संदर्भ पेरिस में क्लाइमेट पे भी वर्तमान जो प्रशासन आने वाला है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्या रुख है? वो तो सपोर्ट करते हैं सर। सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पेरिस क्लाइमेट में फिर से मैं शामिल होऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बताइए ज़ॉम्बी फायर क्या होती है? ज़ॉम्बी फायर सर, सॉरी सर, इसके बारे में नहीं जानकारी आपको। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के तहत सर फंडिंग किया जाता है। कुछ सेक्टर है जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में है, फिर UNFC CCC में अगर उसमें आप बेहतर कदम उठाते हैं तो आपको फंडिंग दिया जाएगा। ठीक है, आपने अभी वार्तालाप के क्रम में सर के साथ ये कहा कि आपकी जो शिक्षा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, वो प्रशासन में हेल्पफुल होगी। मुझे बताएं कि ये भारत में कोई ई गवर्नेंस, कोई ऐसी स्कीम है जिससे भारत में ई गवर्नेंस को प्रमोट कर सके? यस सर। अब जैसे प्रखंड लेवल पर और पंचायत लेवल पर ये कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ पे अगर ग्रामीण क्षेत्र में लिटरेसी कम रहती है, कोई स्कीम का नाम? स्कीम ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में कई सारी स्कीम्स चलती हैं। अगर मैं बिहार राज्य का नाम लूँ तो बिहार राज्य में कोई ई गवर्नेंस स्कीम चल रही है? ई गवर्नेंस तो चलिए, मतलब सब स्कीम में तो लगभग हो ही जाएगा सर। जैसे अब यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप कह सकते हैं सर नहीं। सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ई गवर्नेंस को आजकल हम स्मार्ट गवर्नेंस के भी नाम से जानते हैं। क्या है ये स्मार्ट गवर्नेंस? स्मार्ट गवर्नेंस का फुल फॉर्म जैसे दिया जाता है स्मार्ट, एस से सिंपल, उसी प्रकार कुछ है। कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि ये जो ई गवर्नेंस स्मार्ट गवर्नेंस है, उसके 3 या 4 वेरिएशंस हैं, डायमेंशंस हैं, वो क्या है? सॉरी सर, नहीं बात है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की स्थिति मालूम है आपको? पढ़ा तो था सर, लेकिन पढ़ा था। डिजिटल इंडिया के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं, ई गवर्नेंस की तरफ ही एक दूसरा कदम है, लेकिन भारत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। क्यों? डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड की समस्या ज़्यादा है। क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में
100 में 27 के पास ही इंटरनेट ठीक है, कनेक्शन। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि अभी कोविड-19 के दरमियान बच्चों की शिक्षा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, बिहार में भी हुई लाजमी तौर पे। कुछ ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस के नाम बताएं जिससे कि बच्चों की शिक्षा को जारी रखा गया हो इसी दरमियान। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सर जूम ऐप है, उस पर विवाद भी आया था। जूम अब तो पूरी दुनिया के लिए है, हाँ, बिहार में स्पेसिफिकली। बिहार का स्पेसिफिक। ठीक है सर। रविकांत जी, आप बिहार से हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा का हिस्सा ही बनना चाह रहे हैं। हमने कोरोना को अभी झेला है और एक दौर आया जब ऐसा लग रहा था कि अनुशासन के एक ऐसे प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए जा रहे हैं जिससे कोरोना पे हम काबू पा लेंगे। लॉकडाउन और फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी डिसिप्लिन था। एक और टाइम हम लोगों ने देखा, जो स्पेशली चुनाव के टाइम में देखा, रैलियां भी अंधाधुंध हो रही है, लोग भी आ रहे हैं, कोरोना को लेकर कोई डर जैसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, कोरोना का प्रभाव नहीं है वहाँ पे? कोरोना का तो प्रभाव है सर, लेकिन वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या रहने के कारण थोड़ा सा जैसे सोशल डिस्टेंसिंग होता है वो मेंटेन है। अच्छा, आपने विजुअल्स देखा होगा, लेकिन इलेक्शन रैलीज में लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, तो आपको लगा कि सरकार भी अपने सुविधा अनुसार जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो कराती है? अब अभी पेनल्टी का सिस्टम आ गया, बिना मास्क के आप दिखेंगे तो आप पेनल्टी, लेकिन इलेक्शन टाइम में नहीं था। तो आपको लगता है कि ये सही चीज़ है? गवर्नेंस का मतलब तो गुड गवर्नेंस है। गवर्नेंस का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन सो फार एज एप्लीकेबिलिटी इज कंसर्न। आपको लगता है कि सुविधा अनुसार हम लोग रूल बनाते हैं? सर इसमें तो है, अगर भेदभाव पूर्ण नीतियाँ हैं। नहीं, क्या आपका टेक क्या है, आप कैसे देखते हैं इसको? महसूस तो किया होगा आपने। सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि रूल रेगुलेशन तो सब जगह समान ही हो। अगर इलेक्शन का टाइम था तो चुनाव आयोग को इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किए थे चुनाव आयोग ने, लेकिन उसका पूर्णतः पालन नहीं हुआ, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता था चुनाव आयोग की तरफ से। और सरकार खुद ही अगर इसमें पीछे हटती है तो फिर एक लोकतंत्र के लिए आपने भी एज अ सिटीजन केवल अफसोस व्यक्त किया और आप आगे बढ़ गए। आपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कोई मुहिम उठाने की सोची? सरकार से संवाद स्थापित करने के लिए सोचा? सरकार के संज्ञान में या तो कंप्लेन के माध्यम से या फिर आग्रह के माध्यम से ये अनुरोध करने का सोचा कि ये एंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स हो सकता है अगर इस तरीके से हम खुली छूट देंगे इलेक्शन रैलीज में, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए हुए लोगों को आने नहीं देना चाहिए? तो सोचा तो था सर, लेकिन स्टेप जैसे नहीं उठा पाया। तो आप देखिए, तो अभी आप मुझे तो लग रहा है कि अब फिर ऐसे इंजीनियर को अगर हम लेकर भी आ रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था में तो वो सोचेगा ही, स्टेप तो उठाएगा नहीं। नहीं सर, उस समय जब अगर प्रशासन में जाऊंगा तो अथॉरिटी रहेगा साथ में ना, तो थोड़ा अच्छा, अथॉरिटी रहेगा तो उसके तहत। अथॉरिटी तो सबसे बड़ी अथॉरिटी तो आपकी है, उस समय तो लिमिटेशंस रहेंगी आपकी। आप जिस कंफर्ट के साथ आज सरकार के समक्ष विकल्प सुझा सकते हैं, शायद ये मौका आपके पास नहीं रहेगा। आप डिसेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आज उस समय आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको मान लेना चाहिए ईमानदारी से कि आपने एक अवसर खो दिया। सर अवसर है, इसको हम मतलब आगे बढ़ चढ़ के करना चाहेंगे। नहीं, इस अवसर को तो खो दिया ना आपने, पिछला वाला। इस अवसर में थोड़ा समस्या थी, तो अफसोस है अभी इसका है कि आगे मैं बढ़ चढ़ कर मतलब इसमें पार्टिसिपेट करता, और आगे अगर इस तरह की घटना होती है तो फिर मैं स्टेप्स कुछ लूँगा अपने लेवल पे। ठीक है, मतलब आप ये विश्वास दिला रहे हैं कि अब से कभी भी मौका मिलेगा तो आप उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हाँ, बढ़ चढ़। इस अफसोस को आप कंपनसेट कर लेंगे? नहीं, और भी कहीं स्टेप्स जैसे ज़रूरत हो इस प्रकार के तो कुछ अपने स्तर पे, या तो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी प्रकार से। ठीक है रविकांत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका साक्षात्कार समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। रविकांत आइए नीचे बैठिए। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा आपका इस साक्षात्कार का? थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा था, हल्का कुछ मामले पे ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का। अच्छा, आपको लगा कि कुछ मामलों में मालूमात कम है। चलिए हम चर्चा करते हैं। देखिए, आपका सिटिंग पोस्चर ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छी पर्सनालिटी आपकी है। कुछ आपको
हम वैल्यू एडिशन के लिए बता रहे हैं। आपका परफॉर्मेंस अच्छा है कम्युनिकेशन पैरामीटर्स पे, वर्बल नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से आप बहुत कन्विंसिंग है, भाषा आपकी ठीक ठाक है, मतलब मोर और लेस आप इंगेजिंग व्यक्ति हैं, हमें बात करके आपसे अच्छा लगता है और डिफरेंट डोमेन में आप जाना भी पसंद करते हैं और आप हिंट भी दे रहे हैं कि मेरे नॉलेज का जो वैरायटी है, स्पेक्ट्रम है, वो थोड़ा सा वाइड है। तो इस लिहाज से प्रश्नों में नयापन है जो हम पूछ रहे हैं और वैरायटी है, ताकि आप भी अलग अलग किस्म के प्रश्नों से आप अभी रूबरू हुए, तो उस लिहाज से अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ों को हम बताना चाहेंगे, जैसे कि बिहार स्पेसिफिक आपका जो नॉलेज है उसको आपको आर्गूमेंट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि उन फैक्ट्स फिगर को आप किसी भी बिहार संबंधित प्रश्न में जहाँ पे गुंजाइश है आप फिट करके एक बहुत ही आकर्षक उत्तर आप बना सकते हैं। ज्योग्राफी आपका चूँकि वैकल्पिक विषय रहा है तो निश्चित रूप से आपसे उम्मीद की जाएगी कि ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों पे आप नो सर आई डोंट नो नहीं कहें, या फिर आप मतलब छिछला जवाब ना दें, बहुत ही लेयर्ड और बैलेंस जवाब दें, तो ये नॉलेज के हिसाब से ही वो हो पाएगा। एक चीज़ और, जहाँ या तो आप जानते हैं या आप नहीं जानते हैं या फिर आप 50-50 जानते हैं, ठीक है। जब आप 50% जानते हैं और 60% जवाब देने की कोशिश करते हैं तो 10% आप गलत दे रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप अनुरोध कर सकते हैं कि सर मैं इतना ही जानता हूँ और इसके आगे मैं आपकी अनुमति से गेस करना चाहता हूँ, या फिर मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। मेरा ये मानना है, जैसे फैक्चुअल चीज़ों पे आपके मानने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। जहाँ इंटरप्रिटेशन का स्कोप है वहाँ आपको फ्रीडम है, आपको लिबर्टी है, आप अपना ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन जहाँ स्कोप ही नहीं है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो फैक्चुअल पोजीशन है वो वही है और इसी तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं आपसे, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। पहले आप सोचिए तब आप डिलीवर कीजिए, ठीक है। एक स्टैंड अगर आप लेते हैं उस स्टैंड को थोड़ा सा डिफेंड कीजिए। तो जल्दीबाजी में आप अगर स्टैंड ले लेंगे तो फिर आपको चेंज भी करना पड़ सकता है, आप समझ रहे हैं। जैसे ये जो प्रश्न हम लोगों ने लास्ट में पूछा उसमें आपकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, तो इसके स्कोप बनता था इसमें कि आप बताएं कि मैंने ये किया है, ठीक है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का जब आप हिस्सा आप बनेंगे तो पावर होगा, पावर शब्द का इस्तेमाल थोड़ा सा, अथॉरिटी होगी, ठीक है। और इस तरह से आप बता सकते हैं कि एक पूरा प्रशासनिक एक तंत्र होगा और उस सिस्टम में चीज़ों को चैनलाइज करेंगे, उसमें कई वरिष्ठ लोगों का अनुभव भी होगा, ठीक है ना। एक सिस्टम एक फॉर्मलाइज और क्रिस्टलाइज सिस्टम है, तो उसमें डिबेट डिलिबरेशन करके एक रिफाइंड ओपिनियन को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप समझ रहे हैं ना। Yes. आपकी जो प्रशासन को लेकर समझ है, ठीक है, वो आप इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ इसके पास ठीक ठाक आज समझ है। मतलब आप अपना जो कंटेंडरशिप है ना उसको आप ज़्यादा वोसिफरसली रख रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं इस व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।